असेंबली में पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं और इस मुल्क के अवाम, जमहूरी इदारों, फंडामेंटल राइट्स के लिए जब भी जरूरत पड़ी तरामीम करने की तो 26वीं, 27वीं, 28वीं, 29वीं, 30वीं अमेंडमेंट आ सकती है। पार्लियामेंट को अपने काम से कोई रोक नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। अरबाब, बात यह है कि ये तो मैंगल साहब बता सकते हैं कि ज़बरदस्ती कहाँ हुई है, लेकिन हमने ये सुना है मैंगल साहब के कैंडिडेट को या मैंगल साहब के सेनेटर्स को कि उन्होंने कहा कि मेरे साथ मैंगल साहब और मैंगल साहब के वर्करों ने ज़बरदस्ती मुझसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। हकीकत क्या है ये मैंगल साहब बता सकते हैं या ज्यादती करने वाले बता सकते हैं या वो सेनेटर साहब बता सकते हैं, चूंकि हम तो वो देख रहे होते हैं जो हमें नजर आ रहा होता है। नजर आने वाली हकीकत ये है कि ये बात कैटेगोरिकली क्लियर थी कि ये लोग वोट डालने के लिए आए थे और वो उन्होंने वोट डाला है, अपने फैसला उन्होंने सुनाया है। ये मैंगल साहब को बताना चाहिए कि अरबाब साहब ने कितना जुल्म किया उनके साथ। देखिए, पहली बात तो मौलाना की जहां तक आपने बात की कि ये मीडिया की रिपोर्टिंग वाली बात को अगर मैं कोट करूं कि उनको ये था कि आईनी जो अदालत बराबरी सरासरी जो स्लोगन था चेयरमैन साहब का, असां घुरऊं था एतरी अदल इंसाफ जेतरी, तो वो अदल और इंसाफ के लिए जो तरामीम आईनी अदालत के नाम से थी वो आईनी बेंच में कन्वर्ट हो गई और चेयरमैन साहब ने उस बात को माना। उस पर एतराजात मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज कर रही थी, पीटीआई के भी बयानात आपके सामने थे, तो मौलाना साहब ने वो बात रखी और बिलावल साहब ने अना नहीं की कि जी वो पार्टी खुद बात करे। उन्होंने कहा चलो हम मान लेते हैं। जहां तक आपने कहा कि कहीं से मुसविदा आ जाएगा, तो मुसविदा पार्लियामेंट के अंदर से आएगा, पॉलिटिकल लीडरशिप से आएगा। उसमें अगर हुकूमत जरूरी समझेगी कि 27वीं तरमीम आए तो उसका टाइम ड्यूरेशन नहीं होता सियासत के अंदर, वो कल भी वो हमें दे सकते हैं, 1 महीने के बाद भी दे सकते हैं, 1 साल के बाद भी दे सकते हैं। जिसने भी मुसविदा या कोई अमेंडमेंट करना चाहिए और हमारी लीडरशिप से अगर उन्होंने बात की, एंगेज की, तो वो उस वक्त की बात होगी कि वो 27वीं तरमीम किन मकासद के लाई जाती है, वो पहले हमें कन्विंस करेंगे, उसके बाद नेगोशिएशन होगी और अगर हम मुतमिन हुए तो जरूर करेंगे। देखिए, पहले तो आपने जिस शख्स का नाम लिया, आजकल उनकी हिमायत में जरूर बात हो रही है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जब वो मिसाल तौर आप कह रहे हैं कि आपके करीबी थे, जब करीबी थे तो उनके ऊपर बहुत बड़ी तनकीद होती थी कि जी बड़ा जालिम है, ये है, वो है, और उनके ऊपर मुख्तलिफ केसेस भी हैं। आज अगर उनको मजलूम करार दिया जाता है तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ज्यादा मुझे इनके केसेस का कोई पता नहीं है, डिटेल नहीं है मेरे पास। केसेस कुछ पुराने हैं, कुछ शायद नए दाखिल हुए हैं। इस मुल्क में अदालतें मौजूद हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह अमेंडमेंट करवाई इसलिए है कि अगर कोई समझता है कि हुकूमत वक्त अगर किसी शख्स से ज्यादती करती है, किसी भी शख्स से, तो वो अदालतों में जाए और अपना इंसाफ ले।
میرے خیال میں سوال کا جواب تو یہ صحافی جو اسمبلی کی رپورٹنگ کرتے ہیں وہ دے سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اگر کہیں بات نہیں کی 6 کینالز کی. میں آپ کے سوال کا جواب اس طریقے سے دے سکتا ہوں کہ کل بھی پالیسی اسٹیٹمنٹ ایریگیشن منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس سندھ اسمبلی میں دی ہے. پولیٹیکلی پیپلز پارٹی سندھ کے صدر اور MP نثار کھوڑو نے ارسا ایکٹ کی ترمیم کی جو بات کی تھی وفاقی حکومت نے. اچھا مزہ اس بات میں سنتا ہوں کہ جناب یہ ترمیم آ گئی ہے اور پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے. جناب عالی یہ ترمیم آئی نہیں ہے. وفاقی حکومت نے اشارتاً یہ بات کی تھی, اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ نے, سندھ اسمبلی نے سخت احتجاج کیا, ایک قرارداد آئی اور یونانیمسلی وہ قرارداد پاس ہوئی ہے ریسنٹلی سندھ اسمبلی سے. فیڈرل میں بھی ہمارے لوگ وہاں پر مخالفت کرتے ہیں. یہ تو ہوئی پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کے اندر کی بات. میں اگین کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پانی ویسے ہی نہیں ہے, ڈاؤن اسٹریم کوٹری ویسے ہی ہماری جو ہے وہ تباہ ہے, ڈیلٹا ویسے ہی ہمارا تباہ ہے. دیکھیں ڈیم تب بناتے ہیں, اسٹور اس چیز کو کیا جاتا ہے جو آپ کے پاس وافر مقدار میں ہو. ہمارے پاس تو پانی کی شارٹیج ہے, ہم تو رو رہے ہیں شارٹیج, پینے کے پانی کے لیے رو رہے ہیں. تو جب آپ کے پاس اسٹور ہی نہیں ہے پانی تو آپ اس کیسے اسٹور کرنے کے لیے ڈیم بنائیں گے. اور پولیٹیکلی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کے علم میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسمبلیوں میں تو مخالفت ہے, سینٹ میں ہے, نیشنل اسمبلی میں, سندھ اسمبلی میں اگر زبردستی کی گئی, یہ کینال آپ 6 کی بات کرتے ہیں, اگر ایک کینال بھی بنایا گیا تو پیپلز پارٹی دمادم مست کلندر کرے گی اپنے صوبے کے لیے, کیونکہ صوبے کا اربوں روپے کا ایک تو معاشی قتل ہوتا ہے اور ہمارا انسانی بھی قتل ہوتا ہے. تو پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے آپ کو یہ اطمینان رکھنا چاہیے, سندھ کے عوام کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ ہم مزاحمت کریں گے, دمادم مت کلندر کریں گے, اور کسی نے اگر زبردستی تھوپی یہ پالیسی تو سندھ کے لوگوں نے چوڑیاں نہیں پہنی. اور دوسری بات پتہ ہے کہ اس میں ہمیں پانی کی ضرورت, خالی پانی کی ضرورت, ہمیں سمندر میں بھی ضرورت ہے پانی کی. تو ایسی کوئی سوچ نہیں سکتا. ابھی بھی ہمیں لاس ہو رہا ہے کہ کتنے لاکھ ایکڑ زمین ہماری ضائع ہو رہی ہے جو سمندر کھا رہا ہے, اور ہمارا ماہی گیر اس سے پریشان ہے. تو یہ ناممکن بات ہے. ہاں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کی جا سکتی جو ہو رہی ہے. وہاں سے ایک بات پہلی بات, یہ الزام کہیں سے اٹھا تھا اور یہ الزام تھا ارسا ایکٹ میں تبدیلی کا کہ جی پریزیڈنٹ ہاؤس میں منظوری دی گئی ہے. جناب عالی, پریزیڈنٹ آف پاکستان پہلے تو وہ پاور نہیں ہے کہ وہ ڈائریکشن دے پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹ وہ کرے. پریزیڈنٹ آف پاکستان کے موجودہ جو پاورز ہیں, جو پارلیمنٹ قانون پاس کرتی ہے, چاہے وہ سمپل یا آئینی ترمیم, اس پہ سائن کرتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان. یہ ترامیم تو فلور پہ آئی نہیں ہے, یہ ترامیم تو پارلیمنٹ سے نہ ڈسکس ہوئی ہے نہ منظور ہوئی ہے, تو پریزیڈنٹ کیسے منظوری دے سکتا ہے؟ اس لیے اس پروپیگنڈا کا دم ہم نے اس طریقے سے توڑا کہ بالفرض اگر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پریزیڈنٹ نے منظوری دے دی ہے, تو پھر سندھ اسمبلی نے قرارداد کس رکن نے پیش کی تھی؟ اپوزیشن نے نہیں, پیپلز پارٹی کے سندھ کے صدر نے پیش کی, اور یونانیمسلی ہم نے اس قرارداد کی صورت میں اس کو اپوز کیا ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ ایک سندھی, پہلی بات تو پریزیڈنٹ پاکستان کے پریزیڈنٹ ہے, دوسری بات کہ اگر ان کی منظوری ہوتی, ہماری نیت میں کوئی گڑبڑ ہوتی, تو سندھ اسمبلی جو پیپلز پارٹی موجود ہے اس کے ایک رکن نے, نثار احمد کھوڑو صاحب نے یہ قرارداد لائی, ہم نے مخالفت کی, آج بھی کر رہے ہیں اور کل بھی فلور آف دا ہاؤس ایریگیشن منسٹر نے کی. پہلی بات آپ نے کہا کہ جو
27वीं तरमीम है और मंसूर अली शाह की हिमायत में किसी रुकन ने अगर हमारे ने बयान दिया है तो ज़ाहिर वो लॉयर हैं, किस सेंस में बयान दिया वो वज़ाहत खुद करेंगे। दूसरी बात यह थी कि आपको फारूक एच नाइक की स्टेटमेंट तो कोट कर लिया आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी कोट करना था, जिसने कहा कि मुझे ना काजी फायद ईसा से कोई इशू है ना मुझे मंसूर अली शाह से इशू है, हमारे लिए जज काबिल एहतराम हैं। ये तरामीम तो मैंने कहा कि 25 करोड़ उन महकूम अवाम के लिए है जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि 85% सिविल और क्रिमिनल केसेस हैं जो पेंडिंग है, 15% इस मुल्क में आईनी पिटीशनें होती हैं और जज साहबान आईनी पिटीशन को ज्यादा टाइम देते हैं क्योंकि शायद उसमें ब्रेकिंग चलती है, मगर उन केसों में अगर कोई फैसला हो तो कोई खबर भी नहीं लगती 2 कॉलम की। तो बिलावल भुट्टो साहब ने दरअसल निजाम को ठीक करने के लिए अमेंडमेंट की बात की है। जस्टिस तो रिटायर हो जाएंगे 3-3 सालों में, 1-1 सालों में, कहां से रहेगा जस्टिस मंसूर? ना साकिब रहा, ना इफ्तिखार रहा, ना बंदियाल रहा जो भुट्टो सीयू कहते थे। तो इसलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस विजन को एक शख्स के पैरामीटर में ना देखा जाए। और जहां तक आपने एक आमिर के बेटे की बात की, देखें वो असेंबली में मौजूद है, उनके के हल्के के अवाम ने उनको वहां पे भेजा है, उनसे हमारे इख्तिलाफात अपनी जगह पे मौजूद हैं। वो अगर ये बयान देते हैं तो बयान से आईनी तरमीम नहीं होगी। अगर वो कहते हैं कि मिलिट्री कोर्स, तो इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए हमारा एक पॉलिटिकली स्टांस है कि हम किसी भी एक इदारे के लिए अलग कोर्ट की बात नहीं करते, मगर इस मुल्क की नीड है अमन-अमान की, इस मुल्क में दहशतगर्दी है, इस मुल्क में एक ऐसी जमात जो इक़्तिदार में थी तो 40,000 दहशतगर्द छुड़ा लिए, जिनके हाथ आज भी आप सहाफियों, सिविल हमारे लोगों के, हमारे फोर्सेस के लोगों से रंगे हुए हैं। वो तो जवाब दे 40,000 दहशतगर्द क्या कर रहे हैं? वो यही काम कर रहे हैं जो आज खैबर पख्तूनख्वा में है। तो अमेंडमेंट उस शख्स की ख्वाहिश या बयान से नहीं आएगी, उसको पेश करनी चाहिए ऐवान में और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी चाहिए। देखें दोनों चीजें अलग हैं। आपके सवाल को मैं बाइफर्केशन कर देता हूं। एक आपने बात की कि केसों की तादाद बहुत बड़ी है, बिल्कुल ठीक बात है। आपने इस बात को लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये तरामीम करवाई हैं। वो जो आईनी कोर्ट होगी वो सिर्फ इस मुल्क के 15% केसेस जो आईनी और पॉलिटिकल पिटिशंस होंगी उनको सुनेगी। बाकी आपकी बात ठीक है कि जजों की तादाद बहुत बड़ी कम है और जजों की तादाद को बढ़ाया जाए ताकि वो जो आम कोर्ट में बैठ के जो सिविल और क्रिमिनल केसेस हैं पेंडिंग वो हैं, उसमें काम करने की ज्यादा और स्पीडली जरूरत है। तो वो केसेस वो सुनेंगे और कोई भी सिविल और क्रिमिनल केस आईनी अदालत में नहीं जाएगा। और अच्छी बात यह होगी कि आईनी अदालत रोटेशन वाइज हर सूबे से उनका जज बनेगा, इस्लामाबाद से लेकर 4 सूबों का। तो ये एक बैलेंस होगा, क्योंकि एक सूबे से अगर 5 मरतबा जज आएगा तो उसमें ये तवाज़ुन बिगड़ जाता था कि कोई एक पार्टी को शायद कोई फायदा ना दे। तो तमाम कम तादाद है पिटीशंस की, उसकी अलग बेंच कायम हो गई। अच्छा, बेंच के लिए और अदालत में फर्क यह है कि बेंच को आईनी कवर्ड मिल गया। नाम की एक दुरुस्तगी थी और हम जमहूरियत पसंद थे, हमने बात मान ली कि हम अदालत से बेंच तक आ गया। देखो, मैंने अर्ज किया कि पार्लियामेंट हर वक्त अपनी गुजरी हुई की हुई तरामीम को ठीक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तरामीम कर सकती है और फिर आगे बढ़ के उसके नंबर 50 तक भी चले जाएं तो कोई इश्यू नहीं है। ये तमाम चीजें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उस तरह मैच्योर चीजें होती जाएंगी और तरामीमें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर जब 18वीं तरमीम आई थी तो एनएचसी अवार्ड एक ऐसी चीज थी जो शहरत थी लोगों के लिए, मुआशी तौर पर सूबों के लिए, मगर जब 18वीं तरमीम नहीं थी
تو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت آپ سابقہ جو ایوارڈ تھا ان کے جتنے بھی % کاٹنا چاہیں کاٹ سکتے ہیں، مگر 18ویں ترمیم کے بعد NFC میں آپ 5 سال کے بعد اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگر اضافہ نہ ہو تو ₹1 1% آف ایوارڈ کی بات نہیں کر رہا، سنگل ₹1 بھی چینج کرنے کے لیے آپ کو آئینی 2/3 میجارٹی سے آئینی ترمیم لانی پڑے گی۔ تو یہ تو آئینی کورڈ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت اچھی